Hello guys. So in this our interviews questions answer session, I prepare few of the question from the bug life cycle, which is generally asked in the interview. And if I miss any question, so you can put your question in comment box. I will try. I will definitely answer your questions. Okay. So जो मुझे लगा, and I have also given so many interview, and based on that कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए हैं जिसका मैं आंसर भी आपको देने जाऊंगा। और इसके क्वेश्चंस आपको बहुत जगह इंटरनेट पे भी मिलेंगे, गूगल पे मिलेगा, बहुत जगह मिलेगा। बट मैं इसके आंसर को बहुत एक सिंपल वे में रखने की कोशिश करता हूँ। एंड आपका कमेंट, पुट योर कमेंट दैट हाउ मच आई एम एबल, आई कुड क्लियरली एक्सप्लेन यू। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बग एंड डिफेक्ट। सो बग एंड डिफेक्ट अगर ये हो तो दोनों वर्चुअली एक ही चीज होता है। बग एंड डिफेक्ट बोथ आर वर्चुअली एक ही चीज, बोथ आर सेम थिंग। बट लेट मी give you example like वो बग और डिफेक्ट क्या होता है। हमारे पास टेस्टिंग में बेसिकली वी हैव, दिस इज द SIT environment, this is the UAT environment, and this is the production environment. Environment means SIT environment में where the tester test the application or build or whatever the feature delivered to the tester, वो यहाँ पे वेरीफाई करता है। तो इसे एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं टेस्टिंग एनवायरनमेंट। टेस्टिंग एनवायरनमेंट से जब चीजें टेस्ट हो जाती है, सब कुछ सही चलता है, टेस्टर सेटिस्फाइड है कि यस एवरीथिंग इज मीटिंग द रिक्वायरमेंट एंड ऑल द थिंग्स, तो वो उसे क्लाइंट एनवायरनमेंट में देता है, दैट इज कॉल्ड UAT। सो दिस इज बेसिकली द क्लाइंट एनवायरनमेंट। एंड दिस इज, अब क्लाइंट ने भी टेस्ट कर लिया, अगर एवरीथिंग सही चल रहा है, देन क्लाइंट मूव्स दैट बिल्ड or the feature to the production environment. So this is also known as live environment. So bug क्या होता है? The first thing is the bug. अगर टेस्टर को, दोनों सेम चीज है, अगर डेफिनेशन की बात करूं, सो बग एंड डिफेक्ट दोनों का डेफिनेशन सेम होता है, मिसमैच बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल इज कॉल्ड बग और डिफेक्ट। अब एक्सपेक्टेड और एक्चुअल के लिए इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है टेस्ट केस वाले वीडियो में, सो यू कैन रेफर दैट वीडियो। कि एक्सपेक्टेड इज कमिंग फ्रॉम द रिक्वायरमेंट, और एक्चुअल जो होता है वो एप्लीकेशन रियल टाइम पे दिखाता है, रियल टाइम पे बिहेवियर एप्लीकेशन का शो होता है, दैट इज एक्चुअल। सो जब टेस्टर, QA पर्सन SIT इन्वायरमेंट और द टेस्टिंग इन्वायरमेंट में एप्लीकेशन को टेस्ट करता है, तो अगर ये मिसमैच उसे यहां मिलता है, देन दैट इज कॉल्ड बग। अगर वो मिसमैच उसे यहाँ SIT इन्वायरमेंट में मिलता है या टेस्टिंग इन्वायरमेंट में मिलता है, दैट इज कॉल्ड बग। नाउ एज्यूमिंग दैट वो बग छूट गया टेस्टर से, एनी हाउ वो बग छूट गया, ना वो अब चला गया, बिल डिलीवर हो गया क्लाइंट को, एंड क्लाइंट उसी मिसमैच को, इस मिसमैच को जब यहां पर मिला, दैट इज बग। लेकिन इस मिसमैच को अगर क्लाइंट यहां पे आइडेंटिफाई करता है, क्लाइंट, बिकॉज क्लाइंट के लोग ही यहाँ टेस्ट करते हैं, सो अब उसका टेस्टर हो सकता है, डोमेन एक्सपर्ट हो सकता है, वट एवर द पर्सन,
सो अगर उसे यूएटी एनवायरनमेंट में मिलता है, सो दिस इज कॉल्ड डिफेक्ट। अगर वही चीज उसे यूएटी एनवायरनमेंट में मिलता है, वही मिसमैच, सो दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट। सो बेसिक डिफरेंस बिटवीन बग एंड डिफेक्ट में पहली चीज ये है, in testing environment, if any mismatch found between expected and actual result, that is called bug, और client environment में मिलता है, that is called defect। अब आपने बहुत जगह सुना होगा, लोग बोलते हैं डिफेक्ट लाइफ साइकिल और बग लाइफ साइकिल। सो नाउ डिफेक्ट लाइफ साइकिल जैसी कोई भी चीज नहीं होती है, बग लाइफ साइकिल होता है। डिफेक्ट आया तो उसे इमीडिएट फिक्स करना होगा, बिकॉज दैट इज ऑन द यूएटी एनवायरनमेंट। लेकिन एक कॉमन है, लोग बोल देते हैं बग लाइफ साइकिल और डिफेक्ट लाइफ साइकिल, सो उसमें अब हम कोई डिस्कशन नहीं कर सकते। सो होपफुली दिस इज क्लियर टू यू दैट व्हाट इज बग एंड डिफेक्ट। नाउ इफ यू सी द नेक्स्ट वन, व्हाट इज इंसिडेंट। इंसिडेंट क्या होता है? सो द सेम थिंग, इफ मिसमैच आइडेंटिफाइड on production environment, this is called incident। सेम चीज अगर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे मिला मिसमैच, कि जो एक्सपेक्टेड था, लेट्स से एग्जांपल्स अगर मैं देता हूँ कि लेट्स से कि मैं कोई प्रोडक्ट किसी ई कॉमर्स एप्लीकेशन से परचेज कर रहा हूँ, एंड प्रोडक्ट का प्राइस है 100 रुपीज, और मैं दो क्वांटिटी ले रहा हूँ, और अगर मुझे एसआईटी एनवायरनमेंट पे 201 रुपीज दिखा रहा है, सो दिस इज फॉर मी। अगर मैंने उसे आइडेंटिफाई कर लिया और डेवलपर को बता दिया एसआईटी एनवायरनमेंट पे, देन फॉर मी दिस इज बग। बट अगर मुझसे ये बग छूट गया, सपोज ये मैं नहीं आइडेंटिफाई कर पाया, एनी हाउ, बाई मिस्टेक, या फिर इसका टेस्ट केस नहीं था, ये किसी भी तरह मुझसे यहाँ छूट गया, नाउ द यही चीज क्लाइंट ने यूएटी एनवायरनमेंट पे टेस्ट करके इसे निकल मिल गया, दिस बिकम्स डिफेक्ट। नाउ क्लाइंट से भी छूट गया बाय एनी वे, नाउ यही चीज प्रोडक्शन पे चला गया। अब प्रोडक्शन पे चला गया तो प्रोडक्शन या लाइव एनवायरनमेंट पे कौन चेक कर रहा है? चेक तो नहीं कर रहा है, यूजर यूज करता है, राइट। तो यहाँ पे यूजर यूज कर रहा है, मतलब दिस इज कॉल्ड एंड यूजर। आवर एंड यूजर इज नॉट क्लाइंट। Our end user can be testing team, can be client, but client is not always the end user. Client is only client. एंड यूजर वो हो सकता है, जैसे आप एक ई कॉमर्स कंपनी, लेट से एबीसी, फ्लिपकार्ट, लेट्स से एग्जांपल, फ्लिपकार्ट में आप जॉब करते हो एज ए टेस्टर। सो यू, जब आप उसके किसी फीचर को टेस्ट करते हो, देन यू आर एज ए टेस्टर। अब वो प्रोडक्शन पे चला गया, आपने सब कुछ ओके कर दिया, प्रोडक्शन पे चला गया, एंड देन यू आइडेंटिफाइड कि यार यहाँ पे तो कुछ इश्यूज है, ये कुछ प्राइस गलत दिखा रहा है, क्वांटिटी कुछ और आ रहा है, इनवॉइसिंग में कुछ गड़बड़ हो रहा है। यू आइडेंटिफाइड एज ए, जब आप कोई प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट से परचेज कर रहे हो, सो एट दैट टाइम यू कैनॉट से दैट आई एम द टेस्टर ऑफ द फ्लिपकार्ट और आई एम टेस्टिंग। नो, यू आर एज ए एंड यूजर। आप एंड यूजर हो उसके, आपका जुरिडिक्शन, आपकी अथॉरिटी यहीं तक थी ना। ये एक कोइंसिडेंस है कि आप टेस्टिंग में भी उसके काम करते हो और आप एंड यूजर भी हो। अब आपको ये बग मिला तो कल को आप आके ऑफिस में चेक कर सकते हो वही सिनारियो कि क्या एसआईटी में भी वो आ रहा है कि नहीं। अगर आपको मिल रहा है, देन यू विल रेज अ बग, बट एंड यूजर कैन नॉट रेज द बग। वो मेल के थ्रू फीडबैक दे सकता है, दिस इज द इश्यू। बग ऑलवेज रेज्ड बाय द टेस्टिंग टीम, ऑलवेज टेस्टिंग टीम रेज करता है। So this is the basic difference between bug, defect, and incident. Again, I am repeating: the bug comes under on the SIT or the testing environment,
Defect come on the UAT environment, and the incident comes on the production environment or live environment. Bug identified by the tester, defect identified by the client people, और वो कोई भी हो सकता है. That can be a tester, that can be domain expert of the client. Incident always identified by the end user. So these are the two basic difference between bug, defect, and incident. Now, how you report the bug? So इसका आंसर थोड़ा सा आप देखो. Few of the companies are using different tools. Few companies doesn't use any tool. तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कंपनी टूल यूज नहीं करती तो वो बग नहीं रिपोर्ट कर सकती है. रिपोर्टिंग का मतलब यू शुड हैव एनी मैकेनिज्म so that you can tell the right person that this is the issue and we need to fix it. अब कोई कंपनी ओपन सोर्स का यूज करती है, कोई कंपनी कमर्शियल सॉफ्टवेयर का यूज करती है, कोई कंपनी एक्सेल सीट का भी यूज करती है. सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट थिंग कि किसी टूल के बिना आप बग को रिपोर्ट नहीं कर सकते. इफ यू कैन मैनेज इन द एक्सेल सीट, ऑफ कोर्स एक्सेल सीट इज also a tool. So, but now these days many companies जहाँ पे अगर agile होता है, so in agile management tool or the project management tool, that is either Jira, VSTS और जो भी यूज करते हैं, उसके अंदर एक फीचर होता है बग ट्रैक करने के लिए. सो दैट इज अ बग लाइफ. वहां पे आप बग को रिपोर्ट कर सकते हो. सो जीरा VSTS पे आप बग रिपोर्ट कर सकते हो. Few tools are commercial open source software like Mantis, Bugzilla, Bugjini, Testlink. ये सब आपको ओपन सोर्स टूल है. आप इसका भी यूज कर सकते हो. कोई फिक्स नहीं है कि आप जीरा ही यूज करो या HP का ALM सॉफ्टवेयर ही यूज करो. यू कैन यूज इवन एक्सेल, यू कैन यूज इवन वर्ड. So that is not necessary कि without any tool you cannot report the bug. But yes, there must be some proper communication. That's why जहां पे आप बग को मैनेज कर सको, चीजों को ट्रैकिंग पर्पस से. सो एक्सेल सीट पे मैनेज करना कंपैरेटिवली ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू MS वर्ड. एक्सेल सीट से ज्यादा इजी है किसी सॉफ्टवेयर का यूज करना. सो यू आर इंक्रीजिंग योर एफिशिएंसी टू ट्रैक द बग, right? So for reporting bug, you can say that either I am using the open source software or the commercial software. Then explain the bug life cycle. So the bug life cycle is a process when the bug is identified till the closure of the bug comes under the bug life cycle. अब बग लाइफ साइकिल के कुछ फेज होते हैं एंड देन कुछ प्रोसेस होते हैं. सो डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन फेज एंड प्रोसेस. बग लाइफ साइकिल के जो फेज होते हैं, सो बेसिकली दैट फेज आर न्यू, ओपन, फिक्स्ड, वेरीफाई, सॉरी, फिक्स, क्लोज्ड, रीओपन. ओनली 5 फेज होते हैं. बट इन 5 फेज को अचीव करने के लिए कुछ प्रोसेस से गुजरना होता है. And maximum people thinks that those are the phases. No, these are only 5 phases. And ये 5 phases कुछ process से होके गुजरते हैं. And that is the when you identified the bug, that is new. Then this bug is assigned to developer. Developer opens the bug, and there are two phase process. Either he will mark as a invalid
or valid. Now, based on the time constraint, time availability, the priority of the bug, he can mark one bug as a deferred, or this is also known as postponed or hold. If you have assigned two, three multiple bugs, and based on the priority, suppose developer is saying that, okay, I'm first fixing this high priority bug, which has the functional issue, which is causing the testing team to perform the testing activity. So that bug is getting fixed. So valid, then fix. When fixed, then again it assigned to the tester. Tester verifies that. And then tester, two things happen at here. Either tester will mark test and mark as a pass, or tester verify and mark as a fail. If it is failed, then again it goes to assign. If it is pass, then it goes to the close. Okay, and fail, then it tester makes it as a just a second, let me correct it. Fail, reopen. And then it goes to this way. Now, if this bug, let's say any bug you have assigned in version 2.1, and now the you get a fix of that bug in 2.2 version. Now the development is going on, new feature is getting add on, but in version, let's say 4.2, you again found the same bug which was assigned earlier in 2.1, was which was fixed in 2.2, and again you identified that bug on 4.2. So in that case, we don't raise a new bug. We just reopen the closed one. We reopen the closed one, and again it goes to assign phase. We don't raise a new bug. Fine. So this is a bug life cycle which has the 5 phase but multiple process. So these are not the phases, multiple process, right? Now coming to next, what is deferred? So deferred, as I told you in the bug life cycle, deferred is nothing, just a um, based on the time availability of the developer and the priority of the bug. Developer postpone few of the bugs, which was valid bug accepted by the developer, but due to some time constraint, he is not able to fix as of now. So that bug is marked as a deferred. What are the phases of bug life cycle? So bug life cycle has 5 phases, which I told you, that is new, open, fix, then closed, and reopen. What is bug leakage and dependency? So bug leakage, again come to this screen.
This is incident. So leave it incident. Bug leakage means first understand what is happening at here. Whatever the bug is missed by the tester on the SIT environment, and that bug is identified by the client people, right? Whatever the bug was missed by the testing team, but that bug identified by the client person or client tester or the domain expert of the client. So those bugs are known as a leakage, right? Those bugs are known as a leakage because the first comes the testing environment. सबसे पहले बिल्ड कहाँ आता है? टेस्टिंग एनवायरनमेंट में। टेस्टिंग एनवायरनमेंट में टेस्ट किया, वो बग छूट गया। अब वो छूट गया, क्लाइंट एनवायरनमेंट में वही बग मिला, मतलब वही तो बग लीक हो गया था टेस्टिंग एनवायरनमेंट से। सो दैट इज कॉल्ड बग लीकेज। सो टेस्टिंग एनवायरनमेंट यूएटी एनवायरनमेंट से लेस इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अब क्लाइंट के पास चला गया तो हाई इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट है, वहां पे बग कम से कम आना चाहिए, या नहीं आया तो और भी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आना चाहिए। सो दैट इज दिस इज कॉल्ड लोअर एनवायरनमेंट एंड दिस इज कॉल्ड हायर एनवायरनमेंट। सो बग लीकेज इक्वल टू क्या होगा? बग और डिफेक्ट आइडेंटिफाइड in higher environment divided by bug identified in lower environment, राइट? अब मान लेते हैं यहाँ पे मुझे 100 बग मिला था और यहाँ पे क्लाइंट को 5 बग मिला। इसका मतलब कि 5 बग हमसे छूट गया था, टेस्टिंग टीम से छूट गई थी टेस्टिंग एनवायरनमेंट पे। सो दिस इज 100, सॉरी 5 डिवाइडेड बाई 100, 0.05। सो ये नंबर ये रेशियो जितना छोटा होगा उतना अच्छा है, जितना बड़ा होगा उतना खराब है। बग तो देखो मिलेगा यूएटी एनवायरनमेंट में, ऐसा नहीं है कि यूएटी एनवायरनमेंट एकदम एक भी बग नहीं मिला। नहीं मिला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला, लेकिन उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि नहीं मिले ये आप खुद सोच लेना, क्योंकि टेस्टिंग टीम टेस्ट कर रहा है वो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट टेस्ट कर रहा है। डोमेन एक्सपर्ट अपने नॉलेज से उस टाइप के एप्लीकेशन पे वो 10 साल 15 साल काम कर चुका है, और आप पिछले साल भर से उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो दोनों के नॉलेज में फर्क होगा, तो वहां पे कुछ बग आ सकते हैं, लेकिन उसका रेशियो जितना छोटा होगा उतना अच्छा है। सो दैट इज कॉल्ड बग लीकेज। ना डिफेक्ट डेंसिटी क्या होता है कि आपको एसआईटी पे मिला बिल्ड जिसमें आपको 100 बग मिले थे। सो हाउ यू आइडेंटिफाई? लेट्स से आपको टेस्ट डेवलपर ने फर्स्ट बिल्ड दिया, इसके लिए आपने कुछ 100 टेस्ट केस लिखे थे, उसके अंदर जो भी फीचर था उसको टेस्ट करने के लिए। देन यू एग्जीक्यूटेड ऑल द 100 टेस्ट केसेस एंड यू आइडेंटिफाइड लेट्स से कि 10 बग, दीज आर बग। और ये फर्स्ट बिल्ड जो था, इसे यहां लिखते हैं, इसने 1000 लाइन का कोड लिखा था, और दिस इज लाइन ऑफ कोड। 1000 लाइन का कोड लिखा था, और इसमें जो आपको बग मिले, सो वो मिला लेट्स से कि 20 बग मिला था। ना सेकंड बिल्ड दिया, ये भी आपको लेट्स से कि 1000 लाइन का कोड था और इसमें आपको 20 बग मिले।
थर्ड बिल्ड दिया, ये भी 1000 लाइन का था, लेकिन इसमें आपको 10 मिले। सो टोटल लाइन ऑफ कोड कितने मिले आपको? 3000। बग कितने मिले? 50। सो 50 बग डिवाइडेड बाई LOC कितना हुआ? 50 डिवाइडेड बाई 3000, 100 बाई 6000। ओके, सो इससे कोई फायदा नहीं हुआ ना। 50 डिवाइडेड बाई कितना हुआ? आप इसको ही ऐसे करते हैं। सो दिस विल बी राइट ना 1/600। अब 1/600 आप ऑलमोस्ट 0.00166। ये भी रेशियो जितना कम से कम होगा उतना अच्छा है। ओके, जस्ट सेकेंड। तो ये जितना नंबर आपका छोटा होगा, मतलब ये भी रेशियो जितना छोटा होगा, दैट इज गुड। इट मीन्स कि डेवलपर का कोड क्वालिटी कोड है, उसके कोड में कम से कम बग है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट डेंसिटी। नाउ what is retesting and regression testing? So retesting is a re-execution of failed test case is known as a retesting, and re-execution of past test case is called regression testing. अब इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझते हैं। Assuming that आपके पास ना 100 टेस्ट केसेस हैं, and these are the functional test case। 100 टेस्ट केसेस हैं। Now फर्स्ट टाइम जब बिल्ड आया आपके पास, सो यू एग्जीक्यूटेड ऑल द टेस्ट केसेस। इसमें फंक्शनल यूआई सब मिले हुए थे, लेकिन 100 टेस्ट केसेस थे। फर्स्ट टाइम आपने सारे टेस्ट केस को एग्जीक्यूट किया, एंड फर्स्ट एग्जीक्यूशन क्या हुआ? लेट सपोज कि 90 टेस्ट केस पास हो गए और 10 टेस्ट केस इसका मतलब फेल हो गए। अब 10 टेस्ट केस फेल हुए तो आपने 10 बग रेज कर दिए। फॉर एवरी टेस्ट केस 1 बग। अब डेवलपर है, उसने इसको फिक्स किया, नाउ आपको फिक्स करके दिया। सो नाउ सेकेंड टाइम एग्जीक्यूशन जो हुआ, यहाँ पे क्या हुआ? यही 10 बग को सबसे पहले चेक करते हैं हम, राइट? सो व्हाट आई हैव डन हियर, री एग्जीक्यूशन ऑफ फेल टेस्ट केस, राइट? सबसे पहले उसे चेक करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड रीटेस्टिंग। ना अब इस बग को फिक्स किया डेवलपर ने, तो कुछ कोड में मॉडिफिकेशन चेंजेस किए होंगे। सो ड्यू टू दैट मॉडिफिकेशन इज माय already past test case which was 90, is there any impact on those test cases? To ensure that, what we do, again we re-execution of past test case ये करते हैं, and this is called regression, right? Re-execution of past test case. So this is what difference.
when interviewer asks what is retesting, what is regression testing, so re-execution of failed test case is retesting, re-execution of past test case is regression testing. अब रिग्रेशन टेस्टिंग का ये डेफिनेशन होता यही है, बट हर कोई अपने अपने तरीके से एक डेफिनेशन इंडस्ट्री में बनाए हुए है, एंड बेसिकली 70% पीपल आर डजंट नो कि रिग्रेशन का कौन सा टेस्ट केस होता है. दिस इज द वन ऑफ द, आप जोक कह लो, कॉमेडी कह लो, 70% इवन मैनेजर्स डजंट नो कि रिग्रेशन के लिए कौन सा टेस्ट केस होना चाहिए. दे सिंपली से द रिग्रेशन टेस्टिंग हम कर रहे हैं, और वो 100 के 100 टेस्ट केस एग्जीक्यूट करवा देंगे, विच वाज द फंक्शनल टेस्ट केसेस. अब उसी टेस्ट केस को मैं रिग्रेशन नाम बोल दूं, कभी फंक्शनल बोल दूं, ये आप बताओ कमेंट में, ये सही है या गलत है. मैनेजर तक बोलते हैं कि हम रिग्रेस, ओके वी विल डू द रिग्रेशन टेस्टिंग, एंड इफ यू आस्क देम ओके हाउ मेनी टेस्ट केस इन रिग्रेशन, सो दे विल से 100, सपोज टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केस इज 100, सो 100 टेस्ट केस का रिग्रेशन कर रहे हैं. सो व्हाई वी आर सेइंग रिग्रेशन, व्हाई वी आर नॉट सेइंग कि हम फिर से सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं. बिकॉज टेस्टिंग के जो लेवल्स होते हैं, SIT, पहले यूनिट टेस्टिंग, SIT, ST एंड UAT, सारे टेस्ट केस तो यहीं पे बन रहे हैं. और यहाँ पे हमारे 1000 टेस्ट केसेस अगर हैं, तो ठीक है, आप पूछो मैनेजर से रिग्रेशन टेस्टिंग के लिए कौन सा टेस्ट केस एग्जीक्यूट करें, तो दे विल से सिंपली वो 1000 टेस्ट केस है उसको एग्जीक्यूट कर दो. तो भाई उसे हम रिग्रेशन क्यों बोल रहे हैं, उसे SIT टेस्ट केस बोले. सो दिस इज द वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द इंडस्ट्री, एंड यू विल ऑल्सो फेस दिस. They exactly doesn't know what is the regression and what is the retesting, what is the regression and what is the functional or SIT test cases. But the basic difference is this one. So what is retesting? Re-execution of failed test case. What is regression? Re-execution of past test case. अब कोई अपने हिसाब से जो भी सोचता हो उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, बट आपको अपना नॉलेज लॉजिकली आप इस चीज को सोचो, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड. व्हाट इज सैनिटी टेस्टिंग. सो सैनिटी टेस्टिंग जो होता है, दैट इज हाई लेवल के टेस्ट केस जो भी हमारे पास फंक्शनल टेस्ट केसेस में हैं, उनको हम जब आइडेंटिफाई करते हैं कि इसको एग्जीक्यूट करके, हाई लेवल का मतलब क्या है, लेट मी फर्स्ट कंप्लीट इट, कि जो हाई लेवल के टेस्ट केस हमारे पास फंक्शनल टेस्ट केसेस हैं, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें कौन से हमारे हाई लेवल के टेस्ट केसेस हैं. पहली चीज, उसको एग्जीक्यूट करके हम बिल्ड के हेल्थ को चेक कर लेते हैं कि बिल्ड मेरा कितना मैच्योर है. Now, the first question here comes at how to identify the high level of test cases. So, high level of test case का मतलब बहुत सिंपल सा है कि जो भी आपका टेस्ट केस है, उसमें से आप देखो कि ऐसा कौन सा टेस्ट केस है जो आपके उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के मैक्सिमम फंक्शनैलिटी को कवर अप कर रहा है. दैट बिकम अ हाई लेवल टेस्ट केसेस. और उसे एग्जीक्यूट करके हम उस मल्टीपल, अगर एक टेस्ट केस मल्टीपल फंक्शनैलिटी को कवर अप कर रहा है, तो उन अलग अलग फंक्शनैलिटी के टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने की बजाय अगर हम एक को कर लें तो हमें वही आउटपुट मिलेगा, वही कवरेज मिल जाएगा. सो दैट इज कॉल्ड ए हाई लेवल टेस्ट केसेस. अरेंज इन ऑर्डर विथ एक्सप्लेनेशन. सो रीटेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग. नाउ द फर्स्ट थिंग, बाकी तो सब आपको पता है, बट द फर्स्ट थिंग इज स्मोक टेस्टिंग होता क्या है. सो स्मोक टेस्टिंग, जब भी आपको डेवलपर से बिल्ड मिलता है, सो जस्ट यू वांट टू मेक श्योर दैट जो भी बिल्ड मुझे मिला है, जिस फीचर के लिए वो बिल्ड मुझे दे रहा है, क्या उस बिल्ड में वो सारे फीचर ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड हैं थ्रू द कोड. तो उसके लिए आप एक चेक करते हो कि वो बिल्ड सारे फीचर के साथ मिला है कि नहीं मिला है. दैट इज स्मोक टेस्टिंग. का मतलब ये नहीं होता कि बस बिल्ड टेस्टेबल है कि नहीं. टेस्टेबल है कि नहीं का मतलब क्या होता है, अगर टेस्टेबल नहीं होगा तो वो बिल्ड बनेगा ही नहीं, बिल्ड ही नहीं बनेगा, कोड ही एरर दे देगा.
तो टेस्टेबल तो होगा, लेकिन जो मुझे बिल्ड मिला है, जिस फीचर को टेस्ट करने के लिए बिल्ड मिला है, क्या वो फीचर है कि नहीं उस बिल्ड में? अगर वो फीचर नहीं है, दैट इज नॉट फॉर स्मोक टेस्टिंग। एक तो ये रीजन है, एक ये होता है स्मोक टेस्टिंग। दूसरा कि मान लो कि मुझे एक बिल्ड मिला है, उसके अंदर एप्लीकेशन का मेरा 20% चीज डेवलप हो चुका है ना, अब मुझे नेक्स्ट 8 10 20 फीचर का बिल्ड मिलने वाला है। तो वो जो 20% डेवलप हो चुका है, उसी में इंटीग्रेट करके मुझे दिया डेवलपर ने। तो उस नेक्स्ट जो 10 फीचर्स हैं जिसको मुझे टेस्ट करना है, तो उस 10 फीचर तक आने के लिए जो ऑलरेडी 20 फीचर डेवलप हो चुका है, उसकी कुछ फंक्शनैलिटी हेल्प करेगी, कुछ बटन्स, कुछ डेटा का फ्लो यहाँ से वहां होगा। सो उसको एक कर्सरी लेवल पे हम चेक करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्मोक टेस्टिंग। और इसके लिए वी नेवर राइट अ टेस्ट केस, वी प्रिपेयर द चेकलिस्ट। सो स्मोक टेस्टिंग होपफुली क्लियर होगा आपको ना। अब इसे अरेंज करना है, तो सबसे पहले बिल्ड मिला तो हम स्मोक टेस्टिंग करेंगे। अगर स्मोक में सब कुछ पास हो गया, देन वी विल गो फॉर द फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग सब कुछ सही रहा, सब कुछ पास हो गया या कुछ फेल हुआ, देन रीटेस्टिंग, देन रिग्रेशन टेस्टिंग। इफ द if there is a टाइम कंस्ट्रेंट, देन हम हाई लेवल के टेस्ट केस को एक्सिक्यूट करेंगे। सैनिटी टेस्टिंग ऐसा नहीं है कि हम रिग्रेशन भी करें और सैनिटी भी करें। टाइम अगर हमारे पास सफिशिएंट है, देन वी विल गो फॉर द रिग्रेशन। इफ वी डोंट हैव सफिशिएंट टाइम, देन वी विल गो फॉर द सैनिटी। Now the 11th number question, what will happen if you don't perform the smoke testing? If you don't perform the smoke testing, then we will raise unwanted bugs. Assuming that, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। सपोज एक फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। पेमेंट फीचर इंप्लीमेंट हुआ, नाउ यू हैव टू टेस्ट द पेमेंट फीचर। एंड पेमेंट फीचर को टेस्ट करने के लिए कुछ प्री कंडीशन होगा। आपने टेस्ट केस लिखा है कि ठीक है, यूजर शुड बी लॉग्ड इन, कोई प्रोडक्ट परचेज करके ऑर्डर सेक्शन में पड़ा हो या ऐप बाय सेक्शन में पड़ा हो, वहां से वो पेमेंट करेगा। दीज आर प्री कंडीशन। बट इसको एग्जीक्यूट करने जाओगे आप, तो इस प्री कंडीशन को मीट करवाना पड़ेगा आपको एप्लीकेशन, राइट? प्री कंडीशन को आपको अचीव करवाना पड़ेगा, देन यू विल चेक द पेमेंट फीचर। नाउ to achieve the precondition, every time you have to log in into the application, and here the login functionality is not working. So payment का आपके पास सपोज एक कैश ऑन डिलीवरी का है, क्रेडिट का कैश ऑन डिलीवरी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ईएमआई, सीओ, देन यूपीआई के थ्रू 5 टेस्ट केस ही आपने सिर्फ लिखा है। सपोज सिर्फ 5 टेस्ट केस लिखा है। अब पांचों टेस्ट केस अलग अलग है, पांचों का प्री कंडीशन है कि यूजर शुड बी लॉग्ड इन। यू तो इस प्री कंडीशन को आप अचीव करने के लिए लॉग इन करने जाओगे एग्जीक्यूशन के टाइम पे। नाउ द लॉग इन बटन इज नॉट वर्किंग, सो कैश ऑन डिलीवरी का टेस्ट केस फेल। सेम फॉर द इंटरनेट बैंकिंग, सेम फॉर क्रेडिट कार्ड, सेम फॉर डेबिट कार्ड। सो ऑल 5 टेस्ट केस यू विल मार्क एज ए फेल, बिकॉज लॉग इन नहीं हो रहा है, प्री कंडीशन मीट नहीं हो रहा है, तो पांचों टेस्ट केस आपके फेल हो गए पेमेंट के। The problem was what? The login was the problem, right? So we raised 5 bug। हमें पता भी नहीं कि ये पांचों फीचर काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्री कंडीशन मीट नहीं हुआ तो मेरा टेस्ट केस फेल हो गया। सो वी विल रेज ए 5 बग। क्या हुआ ये? अगर हम स्मोक टेस्टिंग नहीं करें तो ये अननेसेसरी के बग आ गए। अब डेवलपर ने देखा, अच्छा ठीक है, लॉगिन का कुछ इश्यू है, लॉगिन उसने ठीक कर दिया, 5 के 5 आपके टेस्ट केस पास हो गए फिर, जो कि आपके फीचर से रिलेटेड बग ही नहीं था, right? So if we do not perform a smoke testing, then of course we will raise unnecessary bugs। एक बग रेज करके
हम अपना काम कर सकते थे, लेकिन वो भी बग रेज नहीं होता। अगर हम स्मोक टेस्टिंग किए रहते तो लॉगिन हम चेक कर चुके होते। तो हम बिल्ड ही एक्सेप्ट नहीं करते, बिकॉज लॉगिन इज नॉट वर्किंग, सो फिक्स इट फर्स्ट। सो दिस इज द रीजन कि if you don't perform a smoke testing, we will raise unnecessary bugs which was not required। और 5 बग आपने रेज किया, तो इसको रेज करने में आपके प्रोडक्टिविटी भी लॉस हो रही है। What are the scenario when we perform regression testing and retesting? So regression testing perform करने को देखो, पहले retesting perform करने के there is only one scenario when the bug is identified to verify that once when a bug is identified and reported to developer, developer fixes that bug, then tester ensure or validate the reported bug is fixed or not. That is retesting, and this is the only one scenario when we perform retesting to ensure that reported bugs are fixed or not. Now, what when we perform the regression testing perform करने के 3 scenario हैं. The first scenario, once the bug is fixed, then to ensure that all working test cases or past test cases should not get impacted. So that is one scenario. Second scenario, whenever changes happen in the code, like when any new feature is introduced, then we perform a regression testing. The third one, when environment gets changed. Okay. When the environment gets changed, then we perform the regression testing. अब इसको थोड़ा सा मैं रिग्रेशन टेस्टिंग का सेकंड सिनारियो को आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, सो दैट बहुत क्लियर आपको समझ में आए। सपोज 50 फीचर्स डेवलप था और 50 फीचर के लिए आपने 200 फंक्शनल टेस्ट केस लिखे थे। ये सारे टेस्ट आपने किए, कुछ फेल हुए, पास हुए, धीरे धीरे करके ये सारे पास हो गए। सो ऑल टेस्ट केसेस आर पास। अब इसमें कुछ नए फीचर ऐड हो रहे हैं, नए फीचर। लेट्स से अब नए फीचर 30 नए फीचर्स ऐड हो रहे हैं, और इस 30 नए फीचर के लिए आपने 100 टेस्ट केसेस नए बना रखे हैं। ठीक है। सो मेरा सेकंड क्या था, व्हेन न्यू फीचर इंट्रोड्यूस्ड। व्हाट इट मीन्स कि न्यू फीचर इंट्रोड्यूस मतलब कोड चेंजेस हो रहा है। कोड चेंजेस हो रहा है, तो अब हम रिग्रेशन टेस्टिंग कितने टेस्ट केस का लेके करेंगे? दिस ओनली 200 टेस्ट केस का, because this comes under the functional test case। फर्स्ट टाइम, पहली बार एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो ये फीचर हम चेक करेंगे कि ये आया कि नहीं आया। नाउ इस फीचर के कारण कहीं इसमें तो कोई फेल नहीं हो गया, जो कि मेरे ऑलरेडी पास टेस्ट केस था, राइट, विच आई टोल्ड यू टू री एग्जीक्यूशन ऑफ पास टेस्ट केस इज रिग्रेशन टेस्टिंग। तो दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस गोज ऑन, दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस गोज ऑन। अब एक ऐसा टाइम आएगा कि आपके पास लेट्स से कि 200 फीचर्स आपके ऑलरेडी टेस्टेड हैं, और इसका टोटल टेस्ट केस एज्यूमिंग दैट 2000 टेस्ट केसेस था, या 1000 लेते हैं, 1000 टेस्ट केसेस था। अब इसमें 20 नए फीचर आ रहे हैं। इस 20 फीचर के लिए आपने 40 टेस्ट केस लिख रखे थे, जिसे एक्सिक्यूट करके फर्स्ट टाइम आ रहा है।
सो रिग्रेशन में अब हम 1000 टेस्ट केस को अगर रन करने जाएंगे, देन हाउ मच टाइम इट विल टेक? लॉट्स ऑफ टाइम, राइट? अराउंड 30 to 35 टेस्ट केसेस वन टेस्टर एक्यूट इन अ डे। अगर दो टेस्टर भी हैं और मैं बोलता हूँ कि चलो ठीक है तुम 50-50 कर लो यार, थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल करके मैं बोल रहा हूँ 50-50 कर लो, तो 100 टेस्ट केस करते हैं दो टेस्टर, तो 10 दिन में तो उन्हें लगेगा ये करने में, कम से कम। तब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, अगर मुझे ऑटोमेशन नहीं करना है, तब कॉन्सेप्ट आता है कि इसी में से हम हाई लेवल के टेस्ट केस को निकालें, एंड दैट इज कॉल्ड सैनिटी। हाई लेवल के टेस्ट केस को निकालें एंड दैट इज कॉल्ड सैनिटी टेस्ट केस। और वो आपका 30 to 35% ऑफ दिस टेस्ट केस होगा। सो ऑलमोस्ट 30 to 35% होता है, नॉट मोर देन दैट। सो अगर 35% भी ले तो 350 टेस्ट केसेस होगा। 350 टेस्ट केस आपका पूरा कवरेज बता देगा जो 200 फीचर के लिए हुआ है। फाइन, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन। ये दो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, जस्ट पुट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड must answer these two questions 13 and 14 in the comment box. Thank you.